ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रक्त एवं रक्त समूह। हम इसे अच्छे से पढ़ चुके थे। इसके बाद जो था कि रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक मतलब जो दो अंगों को जोड़ता हो उसे क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक। और तरल तरल इसलिए क्योंकि जो रक्त होता है वो किस रूप में रहता है, द्रव्य के रूप में रहता है, इसलिए रक्त को क्या कहा गया है, तरल संयोजी ऊतक कहा गया है। जो गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का होता है, लाल रंग का किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तथा ये कहाँ रहता है, हमारे शरीर की रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी कौन कौन सी, शिरा और धमनी, इनमें ये प्रवाहित होता रहता है। अब जो रक्त जो होता है जो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है और विभिन्न अंगों तक क्या करता है, परिवहन का कार्य। अब ये परिवहन किस किस चीज का करता है, जैसे गैसों का परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थों या अपचित पदार्थों का परिवहन करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। भोजन में जो हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं उन सारी चीजों का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। अब इसमें तीन तरह की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। आरबीसी यानी लाल उद्दीर कणिकाएं, श्वेत उद्दीर कणिकाएं और बिंबाणु यानी प्लेटलेट। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो था रक्तदान। देखिए रक्तदान का क्या मीन होता है कि रक्त का आदान प्रदान करना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र, देखो जो रक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त का या रक्त आधारित उत्पाद, ये रक्त आधारित उत्पाद कैसे, जैसे रक्त में क्या क्या पाया जाता है, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इन सबका क्या करना, स्थानांतरण करना, यही क्या कहलाता है, रक्तदान। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। सबसे पहले जॉन बैप्टिस्ट डेनिस जो कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्तदान का काम किया था। इसके पश्चात क्या है कि अब देखिए रक्तदान जो होता है इसकी आवश्यकता क्यों होती है, यानी आपको रक्तदान, रक्त लेने की या रक्त देने की आवश्यकता कब होती है, रक्त देने या रक्त लेने की आवश्यकता कब होगी, चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। अगर शरीर से ज्यादा रक्त बाहर निकल गया है तो भी आपको रक्तदान करने की आवश्यकता होगी। शरीर में गंभीर रक्त की कमी जैसे पीलिया हो जाना या फिर कुछ बीमारियां होती है जिनमें खून की कमी हो जाती है तो उनमें भी रक्त लेने की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान, क्योंकि शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त की काफी ज्यादा हानि हो जाती है तो उस दौरान खून की बोतलें चढ़ाई जाती है। फिर रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में, यानी प्लेटलेट्स अगर शरीर के अंदर कम हो जाते हैं तभी क्या करने पड़ते हैं, हमें रक्त को लेना पड़ता है। हीमोफीलिया के रोगियों में, इनमें भी क्या होता है, रक्त को लेना पड़ता है। और दातृ कोशिका रक्ताल्पता में, दातृ कोशिका यानी इसमें जो हमारी जो आरबीसी जो होती है वो हंसियाकार हो जाती है तो यहाँ पर भी हमें रक्त लेने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात देखिए रक्तदान की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, जो सबसे पहले क्या कहता है, जो दाता होता है उससे रक्त का संग्रहण किया जाता है। संग्रहण कैसे कि सबसे पहले तो दाता का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि जो रक्त दान कर रहा है या जो रक्त दे रहा है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको कोई किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी या केनुला, केनुला जो नली आपके शरीर के अंदर लगाई जाती है उसे कहा जाता है केनुला, जो सुई लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, केनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जलीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में, यानी जिन थैलियों के अंदर रक्त को लिया जाता है वो थक्का रोधी युक्त होती है, उन थैलियों में क्या कहता है, दाता के रक्त का संग्रहण किया जाता है। यानी व्यक्ति से रक्त लेकर कहाँ भेजा जाएगा, थक्का रोधी युक्त थैलियों में भेजा जाएगा। किसकी सहायता से भेजा जाएगा, केनुला की सहायता से। फिर जो संग्रहित रक्त जो होता है उसे प्रशीतित भंडारित किया जाता है। प्रशीतित भंडारित का मतलब उसको ठंडे वातावरण में रखा जाता है तथा इसमें ठंडे वातावरण में क्यों रखा जाता है, ताकि उसमें जीवाणु की वृद्धि ना हो और जो कोशिकीय क्रियाएं जो होती है वो कोशिकीय क्रियाएं भी क्या हो जाए, धीमी हो जाए। इसीलिए रक्त को कहाँ रखा जाता है, प्रशीतित भंडारण में या ठंडे माहौल में रखा जाता है। इसके पश्चात क्या है,
कि जो हम लोग जो रक्त संग्रहित कर रहे हैं, संग्रहित रक्त उसकी जांच की जाती है। जैसे उसमें आरएच कारक की जांच की जाती है, उसमें रक्त समूह कौन सा है, ए है, बी है, सी ए बी है या फिर उसमें ओ है, इन रक्त समूह की जांच की जाती है। उसमें हेपेटाइटिस है, सी बी HIV आदि की जांच की जाती है कि कहीं इस रक्त में इन सारी चीजों में से कोई, इन बीमारियों में से कोई बीमारी उपस्थित तो नहीं है, और उसका रक्त समूह क्या है, उसका आरएच कारक पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन सारी चीजों की जांच की जाती है। फिर क्या होता है कि संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है, ताकि उसमें अगर कोई कमजोरी का लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक उसकी उसी समय कोई मदद कर सके। फिर बाद में मनुष्य में रक्तदान के पश्चात जो हम लोग जो रक्त का दान करते हैं, हमारे उस रक्त का दान जो करते हैं उस रक्त की पूर्ति 2 या 3 दिन में ही हो जाती है, और 36 दिन के पश्चात जितना रक्त हम लोगों ने दान दिया है या रक्त हमारे शरीर से बाहर निकाला गया है, वो रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पुनः प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी व्यक्ति को अमूमन 3 महीने में एक बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 या 3 दिन में वो रक्त कोशिकाएं वापस बन जाती है और 36 दिनों में उनका प्रतिस्थापन पूर्ण हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी लगभग 90 से 120 दिनों के अंदर हमारा रक्त जो होता है वो अपने आप ही शरीर के अंदर पुनः प्रतिस्थापित होता रहता है। इसके पश्चात देखिए कि आधान कैसे करते हैं। अब आधान कैसे, मतलब क्या कह रहता है, आधान से पूर्व, आधान का मतलब लेना, यानी किसी के शरीर के अंदर रक्त को डाला जा रहा है या हमारे शरीर के अंदर रक्त को लिया जा रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दाता जो होता है, दाता और मरीज इन दोनों के रक्त का समूह का मिलान किया जाता है कि दोनों का रक्त समूह एक ही है या अलग अलग है। फिर संग्रहित रक्त को क्या है, आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। अब ये भंडारण क्षेत्र कहाँ होता है, अभी बताया था कि जो परिस्थिति क्षेत्र है जहां पर रक्त को रखा जाता था, वही क्या होता है इसका भंडारण क्षेत्र। तो रक्त का इस्तेमाल करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही उसको उसकी जगह से बाहर निकाला जाता है। फिर रक्त केवल शिरात्मक रूप से ही दिया जाता है, यानी हमारी धमनियों के अंदर रक्त को नहीं चढ़ाया जाएगा, रक्त के कहाँ चढ़ाया जाता है, शिराओं के अंदर ही चढ़ाया जाता है। और लगभग कितना समय लगता है इसमें, 4 घंटों का समय लगता है। और यह प्रक्रिया भी जिस तरह से हमने रक्त निकाला था उसी तरह से कैन्युला के माध्यम से ही रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान, जैसे समजात रक्त आदान और समजीवी आदान। समजात में क्या होता है कि जब आदान अन्य व्यक्तियों से संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई और व्यक्ति ने रक्त दिया है और किसी एक अलग व्यक्ति को, यानी इन महाशय ने तो रक्त दिया है और इन महाशय को रक्त चढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, समजात आदान। और समजीवी आदान में क्या होता है कि हमारे शरीर से पहले रक्त निकाल लिया जाता है और उसी को वापस हमारे ही शरीर के अंदर वापस डाला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, समजीवी आदान। यानी समजात आदान में तो 2 अलग अलग व्यक्तियों के अंदर लेन देन होता है और समजीवी में एक ही व्यक्ति के अंदर लेन देन होता है। इसके पश्चात देखिए कि जो रक्तदान करते हैं उनके दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान कर लें। कि एबीओ प्रतिजन में क्या बताया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, एबी है या ओ है, इन ब्लड ग्रुप के बारे में ये प्रतिजन बता देता है कि जो दोनों के ब्लड ग्रुप है वो समान है या नहीं है। उसके बाद जो दाता था उसमें भी रोगकारक या हानिकारक तत्वों के जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं उसके रक्त में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है। फिर बाद में आरएच कारक का भी मिलान कर लेना चाहिए कि आरएच कारक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव का रक्त चढ़ाना चाहिए और नेगेटिव का ही रक्त चढ़ाना चाहिए। संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना चाहिए, संदूषण का मतलब उसको खराब होने से बचाना चाहिए। फिर जो संग्रह है और जो आधान होता है ये दोनों चिकित्सक की देख रेख में ही करने चाहिए और उसकी सलाह पे ही करने चाहिए, अपने हिसाब से इनको नहीं कर सकते। ये सब किसकी देखरेख में होनी चाहिए, चिकित्सक की देखरेख में ही होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज समझना कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है।
अब ये रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व क्या है, जैसे एक चीज समझिएगा, रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व क्या होता है। जैसे एक मेले में लड़का मिला, मान लीजिए उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप O था, ठीक है। और फिर जब अनाउंस हुआ तो दो व्यक्ति आ गए कि ये बच्चा मेरा है। एक व्यक्ति का तो ब्लड ग्रुप A था और दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB था। तो पता कैसे लगाया जाए कि ये बच्चा इन दोनों में से किसका हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जैसे अगर A वाला है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, I0 IA। अगर ये किसी I0 IB के साथ ये पीता है, ये ब्लड ग्रुप B वाले के साथ या ब्लड ग्रुप 0 वाले के साथ या ब्लड ग्रुप AB वाले के साथ में इसकी शादी हुई होती है, हम लोग लेते हैं ब्लड ग्रुप B वाले के साथ में, तो ये क्या बना सकता है, I0 यानी इसका ब्लड ग्रुप 0 बना सकता है। किंतु जो AB जो है, AB कभी भी ब्लड ग्रुप I0 का बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि जो बच्चा जो है वो किसका हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप A वाले का, AB वाले का नहीं हो सकता। साथ ही साथ हमारे ब्लड ग्रुप से कुछ बीमारियां भी जुड़ी होती है जो कि आनुवंशिक होती है, आनुवंशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इसके आधार पर हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में बच्चा किस तरह से किस रोग से संक्रमित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।